Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo. In today's video, we are going to start the fourth chapter of ICSE Class 10 Chemistry, which is Analytical Chemistry. अब मुझे पता है कि आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बेकार लगता है क्योंकि आपके स्कूल टीचर्स ने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया होगा, शायद सर या मैडम ने आपको बोला होगा कि बेटा इस चैप्टर में तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आपको ये सारे रिएक्शंस रटना होगा, सारे कलर्स आपको रटना होगा, इसके ऊपर ये डालेंगे NaOH डालेंगे तो ये होगा, NH4OH डालोगे तो ये होगा। अब क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ एंड मैं क्लास में हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप साइंस का कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो उस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं एंड क्यों सीखने वाले हैं, वो कंसेप्ट क्या है जो अप्लाई होने वाला है चैप्टर में, वो आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो एज अ क्यूरियस स्टूडेंट शायद ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही इलॉजिकल लगता होगा एंड आपके मन में शायद एक ऐसा परसेप्शन डेवलप हो रहा होगा कि भैया केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही इलॉजिकल सब्जेक्ट है क्योंकि इतने सारे बेकार रिएक्शन, एक चार्ट दे दिया 6 रिएक्शंस के NaOH के सारे रिएक्शंस, एक चार्ट दे दिया NH4OH के रिएक्शंस, फिर एम्फोटेरिक नेचर की रिएक्शंस, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। इतने सारे प्रेसिपिटेट्स के कलर याद रखो, ये कलर होगा तो वो होगा, कलर पहली बात हो क्यों रहा है भैया, वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपका परसेप्शन ये है, दिस इज द वीडियो दैट यू शुड बी वॉचिंग। आज के इस वीडियो के बाद मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि आपके मन में जितने भी डाउट्स से रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मैं इस चैप्टर को बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच से आपको बताऊंगा। पहली बात हम ये डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर, एंड फिर जितने भी रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं हम रिएक्शंस का बिल्कुल साइकोलॉजी समझने वाले हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं ऑन केमिस्ट्री तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी रिएक्शंस आपको बस रटवाता नहीं हूँ, उसके पीछे का मैकेनिज्म या फिर मैं जिसको बोलता हूँ कि वो केमिकल्स के मन में, एक आयन के मन में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने ऐसे टाइप के रिएक्शंस ही शो किए हैं दूसरे टाइप के नहीं किए, वो भी हम समझने वाले हैं। आफ्टर दिस वीडियो आप आपके नाम के सामने डॉक्टर इन एनालिटिकल केमिस्ट्री लगा सकते हो क्योंकि हम कंप्लीट PhD इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। पहली बात हम ये डिस्कस कर ले दैट व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से देता हूँ। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट होते तो मैं अगर आपको अपना हाथ दिखाता, आप मेरे पाम को देख के, हाथों की लकीर देख के आप मेरा भविष्य बता सकते थे। अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट होते तो अगर मैं आपको कोई भी वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम या एक्सेलरेशन टाइम बता दूं तो आप कोई भी ग्राफ देख के पार्टिकल के साथ 5 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हाथ देख के फ्यूचर बता सकता है, वैसे ही एक फिजिसिस्ट एक ग्राफ देख के पार्टिकल का फ्यूचर बता सकते हैं कि पार्टिकल के साथ हो क्या रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, पोजीशन कितना है, कितने टाइम बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। वैसे ही एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे लैब में तो आपको यह बताना आना चाहिए कि मैं आपको अगर एक अननोन सब्सटेंस दे दूं, आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने लैब में एंटर किया, मैंने आपके हाथ में एक अननोन सब्सटेंस दे दिया तो वो अननोन सब्सटेंस क्या है भैया कैसे बता सकता हूं, देख के तो नहीं बता सकता हूं, तो हमें इसके लिए एक केमिकल टेस्ट आना चाहिए। केमिकल टेस्ट का क्या मतलब है, मैंने आपको कोई अननोन सब्सटेंस दे दिया, आप इस अननोन सब्सटेंस को के ऊपर कुछ और केमिकल्स डाल के, कुछ रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि ये जो अननोन सब्सटेंस मैंने दिया वो क्या था। जैसे एक फिजिसिस्ट ग्राफ को देख के, बिना कुछ नहीं देख के, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम है, वो किसी भी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, किसी भी टाइम में उसका वेलोसिटी बता सकता है। वैसे ही एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको रिएक्शंस देख के या फिर जो नॉन कंपाउंड्स है, जो कंपाउंड्स को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका कलर देख के आपको बताने आना चाहिए कि वो अननोन कंपाउंड क्या था। अगर मैं आपको वाटर एज अ कंपाउंड दे दूं तो आपको पता है कि वाटर में आप फेनोप्थिलिन डालोगे तो एक पर्टिकुलर कलर आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको नाइट्रिक एसिड दे दिया तो नाइट्रिक एसिड में आप नेस्लेस रिएजेंट डालोगे तो चॉकलेट ब्राउन ऐसा कलर आएगा। भैया ये सब आपको कैसे पता? तो दिस इज द नॉलेज दैट यू शुड बी हैविंग बाय वर्किंग प्रैक्टिकली इन द लैब। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे लैब नहीं है तो मैं वही कंसेप्ट्स आपके दिमाग में थ्योरेटिकली बताऊंगा एंड ऐसे बताऊंगा कि आप पहले ये कंसेप्ट्स को समझोगे, उसके बाद शायद लैब में जाके आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ मेटल आयन। मैं आपको कोई भी कंपाउंड दे दूंगा, मैंने आपको मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया, आप तो देख के नहीं बता सकते हो कि मैग्नीशियम सल्फेट है, आप इसके ऊपर कुछ भी केमिकल्स डालो एंड कुछ भी कलर आए, कुछ भी रिएक्शन आए, उस रिएक्शन के बेसिस में, उस रिएक्शन का नॉलेज से आप बताओ कि भैया आपने जो कंपाउंड दिया ना इसमें कौन सा मेटल आयन है। मेटल आयन मतलब कैटायन, कौन सा कैटायन है इस कंपाउंड में, इसमें मैग्नीशियम Mg2+ है।
सपोज मैंने आपको सोडियम सल्फेट दे दिया, आपने कुछ रिएक्शंस किया उसके ऊपर एंड आपने मुझे बता दिया Na+ है। मैंने आपको फेरिक क्लोराइड दे दिया, आपने कुछ रिएक्शंस किया, आपने बोला इसमें कौन सा मेटल आयन है, Fe3+ मेटल आयन, Fe2+ नहीं है, Fe3+ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड वो नॉलेज क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। एकदम फिक्स हो गया अपने कंसेप्ट्स के लिए। नाउ वो कैसे करने वाले, हाउ कैन वी डू दिस इन दिस चैप्टर, व्हाट डू वी वांट टू डू, वी वांट टू स्टडी केमिकल टेस्ट्स, दैट मींस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ मेटल आयन इन व्हाट, अ मेटल आयन इन अ अननोन कंपाउंड, राइट। सो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जिस भी मेटल आयन है उस मेटल आयन का सॉल्यूबल सॉल्ट ले लेंगे। अगर आपको कैल्शियम आयन आइडेंटिफाई करना है तो कैल्शियम का आपको सॉल्यूबल सॉल्ट दिया जाएगा। उसके ऊपर हम क्या ऐड करेंगे, कोई एल्कली ऐड करेंगे। दो टाइप के एल्कली ऐड कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH, एक वीक एल्कली NH4OH। भैया NaOH को जगह क्या हम KOH भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आपको बेसिकली सॉल्यूबल सॉल्ट के ऊपर एल्कली ऐड करना है एंड जैसे ही सॉल्यूबल सॉल्ट के ऊपर एल्कली ऐड करोगे तो क्या होगा, क्योंकि एल्कली इज अ हाइड्रोक्साइड OH है, तो एक हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल कंपाउंड आएगा एंड उसका एक कलर आएगा, हाइड्रोक्साइड्स का एक कलर है। इस कलर को देख के आपको ऑब्जर्वेशंस लेना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस वी विल प्रेडिक्ट दैट इसमें कौन सा आयन था, इस सॉल्यूबल सॉल्ट में कौन सा आयन था। तो बेसिकली आपको एक सॉल्यूबल सॉल्ट दिया जाएगा। भैया क्या मुझे बता दिया जाएगा कि कौन सा सॉल्यूबल सॉल्ट, नहीं यार, मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूबल सॉल्ट दे दिया। आप देख रहे हो जैसे कि कैल्शियम का अगर सॉल्ट देना है तो मैं कैल्शियम का सॉल्यूबल सॉल्ट कौन सा है, कैल्शियम नाइट्रेट दे दूंगा आपको। तो कैल्शियम नाइट्रेट तो बिल्कुल ही कलरलेस है, तो आप देखोगे भैया कलरलेस क्यों है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको मैं नहीं बताऊंगा कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर आप कोई अल्कली ऐड करो एंड ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा कलर फॉर्म होगा आप बता सकते हो कि कैल्शियम नाइट्रेट था या फिर सोडियम नाइट्रेट था या फिर क्या था। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, so by looking at the color of the hydroxide formed, we can identify the metal ion. And हमारे सिलेबस में कितने मेटल आयंस हमें आइडेंटिफाई करने हैं, 6 मेटल आयंस, Ca2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+ and Pb2+. These are the 6 metal ions that we want to identify. तो भैया हमें अगर कैल्शियम 2+ आइडेंटिफाई करना है तो हमें सॉल्यूबल सॉल्ट कौन सा दिया जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट के सारे सॉल्ट्स सॉल्यूबल है। तो भैया अगर मुझे Fe2+ आइडेंटिफाई करना है तो अननोन सॉल्ट वो कौन सा दिया जाएगा, Fe2+ के लिए आपको दिया जाएगा FeSO4, ठीक है, क्योंकि सल्फेट, फेरस सल्फेट, इट इज सॉल्यूबल। भैया Fe3+ के लिए कौन सा दिया जाएगा, Fe3+ के लिए आपको दिया जाएगा FeCl3। भैया यही तो हमें डाउट आ गया, आपने फेरस का सल्फेट सॉल्ट लिया, आपने फेरिक का क्लोराइड सॉल्ट क्यों लिया। देखिए वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लैबोरेटरी में कौन सा सॉल्ट, आपको बेसिकली सॉल्यूबल सॉल्ट लेना है। भैया बहुत सारे सॉल्यूबल सॉल्ट हो सकते हैं, आपने अब फेरिक नाइट्रेट भी ले सकते थे, बट फेरिक क्लोराइड ही क्यों लिया। देखिए वो तो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्ट चीप है, कौन सा वाइडली अवेलेबल है। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि लैब में क्या यूज किया जाता है। Ca2+ आयन आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में कैल्शियम नाइट्रेट यूज किया जाता है। भैया कोई और सॉल्यूबल सॉल्ट क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि शायद वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, शायद वो महंगा है, राइट। तो वो आपको चिंता नहीं करना है, वो बहुत कुछ सोच के साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं, राइट। सो कैल्शियम के लिए कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे, Fe के लिए FeSO4 लेंगे। भैया क्या याद रखना है, यार कुछ याद नहीं कर रहा है, आप तो बस कॉपी पेन लेके बैठो एंड मैं जो बोल रहा हूं आप सुनते जाओ। एट द एंड ऑफ दिस क्लास मैं आपको सब कुछ याद यहीं पे करा दूंगा, जो याद करना होगा, एंड कंसेप्चुअली हम देखेंगे। तो Fe के लिए FeCl2, राइट। तो कॉपर के लिए कौन सा लेंगे, कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट लेंगे। भैया जिंक के लिए क्या लेंगे, जिंक के लिए भी हम जिंक सल्फेट लेंगे। एंड Pb2+ के लिए भैया लेड सल्फेट नहीं, लेड सल्फेट इज इनसॉल्यूबल। सल्फेट्स, ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्यूबल एक्सेप्ट लेड सल्फेट एंड बैरियम सल्फेट, राइट। तो लेड के लिए भी हम नाइट्रेट ले लेते हैं, NO3(2), राइट। आपको कुछ याद नहीं करना है इस पार्ट से आप बस इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर समझो। We are studying a chapter called qualitative analysis. In qualitative analysis, we want to study chemical tests in order to identify cations, in order to identify metal ions or cations. And how do we do this? We take a soluble salt of the cation. If you want to identify Cu2+, you will take CuSO4 as a soluble salt, and on this salt you are going to add alkali. Which alkali? Both NaOH and NH4OH. On adding that, you will for sure get a hydroxide as precipitate, and by looking at the color of the hydroxide, you will get to know
you will get to know by looking at the color of the hydroxide, we can identify the metal ion. In our syllabus, we need to identify 6 metal ions: Ca2 plus, Fe2 plus, Fe3 plus, Cu2 plus, Zn2 plus, Pb2 plus. I hope the introduction to the chapter is done. Now, इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स आपके दिमाग में कौन से फिट होने चाहिए? These are the basic concepts. कंसेप्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझिए। दुनिया के जितने भी कैटायंस हैं, दुनिया के जितने भी कैटायंस हैं, जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, वो सारे कलरलेस हैं एक्सेप्ट ये 6। इन 6 में से भी आपको 3 याद भी नहीं रखना है, मैं इतनी बार बोलूंगा कि याद हो जाएगा। ऑल कैटायंस आर कलरलेस। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं Na+ का कलर क्या है, भाई कलरलेस है। अगर मैं आपसे बोलूं K+ का कलर क्या है, कलरलेस है। अगर मैं आपसे बोलूं NH4+ का कलर क्या है, कलरलेस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि Mg2+ का कलर क्या है, कलरलेस है। Al3+ कलरलेस है। अरे सारे कैटायंस कलरलेस है एक्सेप्ट Fe2+। Fe2+ का कलर क्या है, लाइट ग्रीन। Fe3+ का कलर क्या है, येलो। Cu2+ का कलर क्या है, डीप ब्लू। ठीक है, ऑल कैटायंस आर कलरलेस एक्सेप्ट Fe2+, फेरस, लाइट ग्रीन। Fe3+, येलो। Cu2+, डीप ब्लू। और निकल, क्रोमियम, Na2+, Cr3+ इज ग्रीन। याद नहीं रखना है। क्यों याद नहीं रखना है? आपको बहुत ही कम कंपाउंड्स मिलेंगे। आपके सिलेबस में तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें Na2+ एंड Cr3+ का आयंस है। इवन Mn2+ इज पिंक इन कलर, बट आपको याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि ये तीनों, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड बॉक्स बनाया, ये तीनों तो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। भैया याद क्यों करा रहे हो? आप मुझे रीजन बताओ ना कि कलर एग्जिस्ट करने का क्या रीजन है। Fe2+ क्यों लाइट ग्रीन है, Fe3+ क्यों येलो है? आप तो फिजिक्स के टीचर हो, तो देखिए इनका रीजंस आपको अगर समझना है तो आपको बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल में जाना होगा कि Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जब ट्रांसफर करते हैं। देखिए केमिस्ट्री में कलर एग्जिस्ट करने का रीजन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, क्योंकि दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल्स मूव, they produce current, they might radiate some energy, and जो एनर्जी वो रेडिएट करेंगे वो अगर विजिबल स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ के साथ कोरोस्पॉन्ड करेंगे, देन यू विल गेट अ कलर। सो टर्न्स आउट दैट व्हेन Fe2+ रिलीजेस एनर्जी, जितना एनर्जी है उस एनर्जी के कोरोस्पॉन्डिंग यू कैन कैलकुलेट वेवलेंथ यूजिंग द फॉर्मूला E=hc/λ, which is Planck's equation. These things are not in your syllabus. Now every energy corresponds to a wavelength. अब Fe2+ के वजह से जितना एनर्जी रिलीज हुआ, अगर वो विजिबल वेवलेंथ में आ गया तो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो टर्न्स आउट दैट वो विजिबल लाइट ग्रीन में आ जाता है, इसलिए कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो कलर प्रोड्यूस करने का 2 रीजंस है। एक को बोलते हैं डी ट्रांजिशंस, डी ऑर्बिटल से लेकर डी ऑर्बिटल तक ट्रांजिशन, एंड दूसरा रीजन है चार्ज ट्रांसफर। मैं अभी चार्ज ट्रांसफर वाला रीजन डिस्कस कर रहा था। भैया आपने जो बोला हमें कुछ समझ में नहीं आया, मैं बस आपको इतना आइडिया देने वाला हूं कि केमिस्ट्री में इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू एट दिस लेवल और इवन अप टू क्लास 12 लेवल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कलर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। दीज आर इंपॉर्टेंट थियरीज, एंड डी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर माइट बी अंडरस्टूड अ लिटिल बिट इन क्लास 11 while you are studying chemistry, but right now you do not need to worry about that at all. ठीक है, तो इनका reasons है जो अभी हम समझ नहीं सकते। ठीक है, so let's move on. All anions are colorless. All anions are colorless except MnO4 minus. MnO4 minus परमैंगनेट आयन, इसका क्या कलर है, पिंक, या फिर थोड़ा सा पर्पल टिंज भी होता है, तो कुछ बुक्स में पर्पल भी लिखा रहता, बट मेनली मोस्ट प्रीडोमिनेंट इज पिंक. Dichromate Cr2O7 2- is orange, and chromate, this is dichromate, right? This is dichromate, and this one is chromate. Chromate ion का कलर क्या है, येलो. So it is very simple. All cations are colorless except Fe2+ का कलर क्या था, लाइट ग्रीन. Fe3+ येलो, Cu2+ ब्लू, खत्म, डीप ब्लू. डीप ब्लू को कभी कभी इंकी ब्लू भी बोला जाता है, जैसे इंक रहता है ना, इंक पेन, ऐसा इंकी ब्लू, राइट. ऑल एनायंस आर कलरलेस एक्सेप्ट MnO4-, that is pink or purple, Cr2O7 2-, that is orange, CrO4 2-, that is yellow. And we can't predict the color of hydroxides. ये जो मैं बता रहा हूं कलर्स,
ये आप सारे सॉल्ट्स के लिए कर सकते हो एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स का कलर ऐसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें और भी कुछ केसेस हो रहे हैं जो आप बहुत ज़्यादा डीपर केमिस्ट्री में जाके ही समझ सकते हो। अभी हम ये सब डिस्कस नहीं कर सकते, तो पहले इतना आप मन में फिट कर लो, उसके बाद देखते हैं। चलिए पहले इसमें देख लेते हैं कि ये नॉलेज को यूज़ करके क्या हम ये सब का कलर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट का क्या कलर है, देखिए कैल्शियम कैटायन कलरलेस है, नाइट्रेट भी कलरलेस है क्योंकि आउट ऑफ कैटायन सिर्फ इनके कलर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड एनायंस में सारे तो कलरलेस ही होते हैं एक्सेप्ट दिस। सो कैल्शियम नाइट्रेट इज कलरलेस। देखिए कुछ भी रटना नहीं है आपको। बताइए FeSO4, FeSO4 का क्या कलर है, Fe2+ का क्या कलर है, Fe2+ का कलर इज लाइट ग्रीन, सल्फेट का कोई कलर नहीं है तो फिर इट इज लाइट ग्रीन। व्हाट अबाउट FeCl3, FeCl3 में एक आयन है, Fe3+, एक है Cl-, Cl- doesn't have any color because all anions are colorless except all these three, whereas इसमें Fe3+ है, Cl-. What is the color of Fe3+? Color of Fe3+ is yellow. So what is FeCl3? FeCl3 is yellow. CuSO4, देखिए सल्फेट का तो कोई कलर नहीं है, SO4 का कोई कलर नहीं है, बट कॉपर का क्या कलर है, Cu2+ का क्या कलर है, डीप ब्लू। सो CuSO4 का क्या कलर है, डीप ब्लू, राइट। ZnSO4, Zn2+ नो कलर, दिस ऑल्सो नो कलर, कलरलेस, एंड लेड नाइट्रेट इज ऑल्सो कलरलेस। सो इन दिस वे वी कैन इवन प्रिडिक्ट द कलर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर मैं और भी आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, देखिए पोटाशियम का तो नो कलर बिकॉज ऑल कैटायंस आर कलरलेस एक्सेप्ट दीस 6. पोटाशियम इज कलरलेस, बट व्हाट अबाउट डाइक्रोमेट? डाइक्रोमेट इज ऑरेंज. सो व्हाट इज द कलर ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट? आपने देखा होगा, इट इज ऑरेंज. ठीक. अगर मैं आपसे बोलूं KMnO4, ये तो आपने पक्का देखा होगा, KMnO4 तो पोटाशियम का कोई कलर नहीं है, बट MnO4 का क्या कलर है? पिंक. सो दिस इज पिंक इन कलर. अगर मैं आपसे बोलूं कि Na2CrO4 तो सोडियम का तो कोई कलर नहीं है, बट व्हाट इज द कलर ऑफ CrO4? CrO4 का कलर इज येलो. आपके मन में एक डाउट बस बच गया होगा कि भैया आप तो ऐसे कंपाउंड्स ले रहे हो जिसमें एक का कलर है दूसरे का कलर नहीं है. अगर दोनों का कलर हो गया, जैसे कि कॉपर का कलर Cu2+ है एंड इसका कलर पिंक है, तो अगर इसको एक कंपाउंड बना दे, मतलब कैटायन ये ले लो एंड एनायन ये ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर आप ऐसे कर लो कि Cu2+ एंड MnO4- का CuMnO4 तो इसका कलर क्या रहेगा? यहाँ पे कॉपर तो बता रहा है कि डीप ब्लू होना चाहिए एंड ये बता रहा है कि पिंक होना चाहिए. तो अगर ऐसा केस आ गया जो कि आपके सिलेबस में कभी नहीं आएगा, तो फिर तो आपको एक्सपेरिमेंटली देखना है. देखिए हम जो ये रूल्स रीड कर रहे हैं ना, ये रूल्स तो किसी ना किसी ने एक्सपेरिमेंट करके ही फिर फॉर्मुलेट किया है. तो अगर ऐसा केस आ गया देन द आउटकम इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि एक बंदा बोल रहा है कि ब्लू होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि पिंक होना चाहिए. तो फिर द आउटकम जो होगा वो इन दोनों का कुछ मिक्सचर होने वाला है, या फिर अगर उसमें कुछ और भी इफेक्ट लग रहा है जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं है, राइट. देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, देन यू विल हैव टू फाइंड इट आउट एक्सपेरिमेंटली. दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. इन योर सिलेबस सिंपली बस आपको ये याद रखना है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मेटल आयंस. दीज आर द मेटल आयंस एंड दीज आर द कलर्स. एंड कलर्स के लिए आपको रूल बस ये याद रखना है कि ऑल कैटायंस आर कलरलेस एक्सेप्ट these 3, all anions are colorless except these 3. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड. Hello everyone, now let's start the most interesting and important part of this chapter, which is identification of metal ions. Now we are going to see a series of reactions in order to identify a metallic ion in a soluble salt. जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मैं एक सॉल्यूबल सॉल्ट लूंगा, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH एंड वीक एल्कली NH4OH ऐड करूंगा. एंड ये ऐड भी जो मैं करूंगा ना, वो दो फैशन में ऐड करूंगा. एक बार मैं एल्कली को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करूंगा, एक बार एक्सेस में ऐड करूंगा, एंड मैं ऑब्जर्वेशंस देखूंगा. एंड इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस में आई विल कंक्लूड कि कौन सा आयन प्रेजेंट है कलर चेंजेस को देखते हुए. तो आप मेरे साथ, पहले मैंने 3 आयंस ले लिए यहाँ पे, हम एक टैबुलर फैशन में करने वाले हैं. सो फर्स्ट डू नॉट वरी अबाउट व्हाट यू विल राइट. फर्स्ट लुक एट
2 और 3 रिएक्शंस दैट आई एम राइटिंग, बिकॉज मैं आपको रिएक्शंस रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विल राइट द आयनिक मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हर एक स्टेप में मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स देते हुए चलूंगा, तो आप बहुत अच्छे से फॉलो करो। एक या दो रिएक्शन में जब मैं Ca2+ और Fe2+ डिस्कस करूँ, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि मैं रटवाऊंगा नहीं। देखिए टीचर्स तो आपको सिंपली लिख देंगे कि भैया देखो कैल्शियम 2+, तो कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्ट जो मैंने आपको पहले ही कहा था उसके ऊपर NaOH डालोगे तो बेटा क्या रिएक्शन होगा, CaNOH है तो CaOH2, बस ऐसे ही लिख देंगे। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा प्लस NaNO3, तो भैया आप कैसे लिखोगे, ये तो देख के ही पता चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, देख के नहीं पता चल रहा है। मैं इसको आयंस में ब्रेक करूंगा, इसको आयंस में ब्रेक करूंगा, फिर ये दो प्रोडक्ट्स लिखूंगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे भी चाहो तो लिख सकता हूं। फिर टीचर्स बोलेंगे यहाँ पे 2 डालो बैलेंस, ये 2 डालो बैलेंस, तो ये बैलेंसिंग भी जो है ना ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको हर एक रिएक्शन उसके मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा कि वो रिएक्शन हो क्यों रहा है। हाँ, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स है तो इसमें मैं आयनिक मैकेनिज्म लिख सकता हूं, बट कुछ कोवेलेंट केसेस आ जाएंगे, कुछ एम्फोटेरिक केसेस आ जाएंगे, वहां पे मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बता पाऊंगा। वहां पे मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा। सो यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। चैप्टर के खत्म होने के बाद आपका पूरा चैप्टर एंड सारे रिएक्शंस फिंगर टिप्स में होंगे, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू नीड टू लेट मी टीच इन द वे आई लव डूइंग इट, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, हमने यहां पे क्या ले लिया है, रिएक्शंस विद स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड रिएक्शंस विद वीक एल्कली। हमने क्या बोला था, वी वांट टू आइडेंटिफाई Ca2+, सो वी नीड टू टेक अ सॉल्युबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट लेंगे? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का कलर क्या है? कैल्शियम का भी कोई कलर नहीं है, नाइट्रेट का भी कोई कलर नहीं है, सो इट्स कलरलेस। कलरलेस है तो मैं वाइट बोल सकता हूं, राइट? ओके, या फिर कलरलेस ही बोलो, प्लस NaOH। मैं कलरलेस बोल रहा हूं, हाँ बेटर है, किसी किसी बुक में वाइट लिखा रहता है, कलरलेस। ओके, नाउ क्या होगा रिएक्शन में? तो एक बार मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां पे लिख के आपको दिखाता हूं। मैकेनिज्म एक बार आप मेरे साथ बियर करना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट था प्लस NaOH था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैल्शियम नाइट्रेट जो कंपाउंड है उसमें क्या क्या आयंस प्रेजेंट है। भैया यहां पे तो Ca2+ आयन प्रेजेंट है एक, एंड NO3- आयंस कितने प्रेजेंट है? बहुत लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पे एक NO3- है। देखिए एक NO3- तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल है। अगर Ca2+ आयन प्रेजेंट है एक, तो Ca2+ का चार्ज कितना है? +2। तो यहाँ पे एक NO3- अगर आयन हुआ तो चार्ज कितना है? -1। न्यूट्रल तो नहीं होगा, कंपाउंड को तो न्यूट्रल होना है। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है NO3(2), मतलब 2 NO3- आयंस प्रेजेंट है। पहले तो अब ये देखो, कैल्शियम नाइट्रेट में एक Ca2+ आयन है एंड देयर आर 2 NO3- आयंस। फेयर एनफ। NaOH में क्या क्या आयंस है? Na+ एंड OH-। नाउ थिंक लॉजिकली। हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है कैल्शियम एंड नाइट्रेट के बीच में, ये ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। हर एक केमिकल रिएक्शंस में ऐसा ही होता है। अपने क्लास 9 में देखा होगा कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, राइट? तो आप मुझे बताइए कि Ca2+ जो आयन है वो किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? Na+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या OH- को? बाय यूजिंग द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स दैट एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दूसरे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Ca2+ कैनॉट अट्रैक्ट Na+, Ca2+ विल रेदर रिपेल Na+, तो Na+ तो उसकी तरफ आएगा ही नहीं। Ca2+ OH- आयन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब आप मुझे बताइए कि एक Ca2+ आयन कितने OH- आयंस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? अगर आप एक बोल रहे हो ना तो आंसर गलत है। फिर चार्ज न्यूट्रलिटी, भैया ऐसे कर लो, OH- ले लो एंड क्रिस क्रॉस रूल फॉलो करके CaOH कर दो। मैं इतना घटिया मेथड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि क्रिस क्रॉस रूल का भी रीजन क्या है, क्यों ऐसे क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड्स कभी कभी फॉर्म हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। देखिए, when the reaction is happening, before the reaction what is the total charge on the reactants? इसका भी total charge 0, इसका भी total charge 0. So after the reactions also total charge must be 0 according to the law of conservation of charge. तो मैं charge neutrality से इस चीज को सोच रहा हूं। तो एक Ca2+ आयन 2 OH- आयंस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक के साथ नहीं। बट यहां पे प्रेजेंटली तो एक है, तो एक से तो काम चलेगा नहीं, तो हमें इस रिएक्शन में 2 NaOH लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ले लोगे तो 2 Na होगा एंड 2 OH- आयंस इसमें होंगे। देखिए हमने पहले से ही विदाउट राइटिंग द रिएक्शन मुझे इसका कोफिशिएंट पता चल गया कि यहां पे 2 ही होना चाहिए। जैसे मैं रिएक्शन लिखूंगा ना इस मैकेनिज्म वाले मेथड से, रिएक्शन बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो जाएगा। देखिए मुझे पता है कि
आपने शायद ऐसा मेथड पहले नहीं देखा होगा, इसलिए आपको लग रहा है कि भैया हम जो बिना समझे हुए लिखते थे वही बेटर था, इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता। एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बट केमिस्ट्री अगर आपको सीखना है तो आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। एक बार आप प्रोसेस से जाओगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन क्या है। पहले भी देख के ही करते थे, बट पहले गलती होने का चांसेस बहुत था, अब गलती होने का चांसेस नहीं है, बहुत आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। Ca2 प्लस आयन 2H माइनस आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक Ca2 प्लस आयन 2H माइनस आयन को, एक यहां से एक यहां से, एंड फिर क्या बना लेंगे ये लोग, इसका चार्ज -1 प्लस 2, टोटल चार्ज 0, CaOH होल 2 प्लस रिमेनिंग क्या हो, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, इनका काम हो गया। 2 Na प्लस आयन से एंड 2 NO3 माइनस आयन से। एक Na प्लस आयन एक NO3 माइनस आयन के साथ NaNO3 फॉर्म करता है, बट आज 2 Na प्लस आयन से एंड 2 NO3 माइनस आयन से, तो 2 NaNO3 फॉर्म होगा, एंड दिस इज द रिएक्शन। एज यू कैन सी द रिएक्शन इज बाय डिफॉल्ट बैलेंस। अगर आप चार्ज न्यूट्रलिटी सोच के रिएक्शन का मैकेनिज्म आयनिक फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखोगे ना, तो फिर गलती कभी नहीं होगा, रिएक्शन बाय डिफॉल्ट बैलेंस होगा, कोई घटिया क्रिस क्रॉस रूल आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, आप पॉज करके इसको कहीं पे रफ में लिख भी सकते हो, फिर मैं यहां पे इस सेम चीज को लिखूंगा एक बार और रिएक्शन, क्योंकि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, अपने एसिड बेसिस वाला वीडियो नहीं देखा, तो आपको शायद ये थोड़ा आयनिक मैकेनिज्म पहले नया नया लग रहा होगा, बट दो स्टूडेंट्स हु हैव वॉच्ड माय वीडियो इन एसिड बेसिस, उनको तो बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। सो यहाँ पे आयंस क्या क्या है, दैट इज Ca2 प्लस एंड 2 NO3 माइनस। अब थोड़ा फास्ट, यहाँ पे आयंस क्या क्या है, Na प्लस and OH minus. Now one Ca2 plus ion cannot form bond with one OH minus. So by default यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो Ca2 plus and 2 OH minus मिलके CaOH whole 2 which is a precipitate of hydroxide plus 2 Na plus 2 NO3 minus 2 NaNO3, as simple as that, as simple as that। अभी से हम रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। सो ये कलरलेस था, कलरलेस से क्या फॉर्म हो गया, सो दिस इज अ वाइट precipitate of calcium hydroxide। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है, अब ऑब्जर्वेशंस पूछेंगे, तो वो पूछेंगे कि इफ वी ऐड NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, हमने ना NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, एक सॉल्यूबल सॉल्ट है कैल्शियम नाइट्रेट, अगर उसमें हम NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, एज आई कैन सी calcium nitrate was colorless, but the precipitate that we are getting is a white precipitate। precipitate मतलब it's an insoluble compound जो कि टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल बॉटम में सेटल डाउन होगा, तो बॉटम में हमें एक white precipitate of calcium hydroxide मिलेगा। तो ऑब्जर्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सारे सेम में ही होगा, तो पहले के लिए हम बहुत लिख के चल रहे हैं, उसके बाद मैं बाय डिफॉल्ट बस लिख दूंगा। ओके, सो ऑब्जर्वेशन इज ऑन एडिंग NaOH drop by drop, on adding NaOH drop by drop to calcium nitrate, a white precipitate of calcium hydroxide is formed। अब जो सेकंड क्वेश्चन वो यहाँ पे पूछते हैं कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल, अगर मैं NaOH को एक्सेस में ऐड कर दूं, ऑन एडिंग एक्सेस OH, बहुत सारा NaOH दे दिया, तो क्या ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या ये इनसॉल्युबल कंपाउंड जो फॉर्म हुआ, इट्स इनसॉल्युबल राइट, इसलिए हमने डाउनवर्ड एरो शो किया है, क्या ये इनसॉल्युबल कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा, तो कुछ केसेस में हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, मैं वो आगे वाले रिएक्शन में बात करूंगा। तो द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज, अगर मैं एक्सेस NaOH ऐड कर दूं, तो will it be soluble? No. So on adding NaOH in excess, on adding NaOH in excess, CaOH whole 2 remains insoluble. It remains insoluble. ठीक है, बहुत बुक्स में लिखा रहता है it remains, it becomes sparingly soluble. sparingly soluble मतलब थोड़ा सा soluble हो सकता है, बट इतना कम कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट। सो द एंटायर चैप्टर विल प्रोसीड लाइक दिस। आई विल लुक एट अ रिएक्शन एंड आई विल लुक एट 2 ऑब्जर्वेशंस ऑन एडिंग द एल्कली, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड इन एक्सेस क्या होगा, एक्सेस जब ऐड करेंगे तो क्या सॉल्युबल हो जाएगा या इनसॉल्युबल हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट एडिंग NaOH, a strong alkali to calcium nitrate। Now let's see same reaction with NH4OH। कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया हमने एंड NH4OH ले लिया। चलिए फिर से मैकेनिज्म लिखते हैं।
Ca2 प्लस आयन्स है एंड 2 NO3 माइनस आयन्स है। यहाँ पे NH4 प्लस आयन है एंड OH माइनस आयन है। अब एक Ca2 प्लस क्या एक OH माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना होना चाहिए था? 2। तो अगर यहाँ पे 2 NH4OH हो जाता, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH, तो 2 NH4 प्लस आयन फॉर्म करता एंड 2 OH माइनस आयन फॉर्म करता। अब एक Ca2 प्लस एक OH माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्या करता? CaOH होल 2 प्लस 2 NH4 प्लस आयन्स है एंड 2 NO3 माइनस आयन है। 2 NH4 प्लस आयन्स है, ठीक है, एंड 2 NO3 माइनस आयन्स है। बहुत लोगों को लग रहा है कि भैया आप गलत पर आ रहे हो, यहाँ पे तो नो रिएक्शन होगा। थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे पता है, बट मैं वही डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, राइट। कुछ लोग कमेंट भी शायद कर चुके होंगे अब तक। सो NH4 NO3, तो क्या होगा? 2 NH4 प्लस एंड 2 NO3 माइनस मिलके 2 मोल्स ऑफ NH4 NO3। सो अगेन इट्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या ये रिएक्शन सही है? दिस रिएक्शन इज थेरेटिकली करेक्ट। देखिए, जैसे यहां पे हमने रिएक्शन लिखा थेरेटिकली, यहां पे भी थेरेटिकली ऐसा होना चाहिए था, बट जब लैब में आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। यही गलती होता है, इसलिए मैंने गलती किया जानबूझ के। फिर जानबूझ के गलती करने के बाद मैं बोल रहा हूं कि देखो, जब थेरेटिकली आप पेन एंड पेपर में रिएक्शन लिख रहे हो, तो थेरेटिकली तो लग रहा है पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो आप पहले ये रिएक्शन लिखो, फिर लिखो कि गलती है। क्योंकि बहुत लोग ये पूछा जाता है आईसीएसई में, वो गलती कर देते हैं। सो दिस रिएक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। थेरेटिकली तो लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, अगर होता ये रिएक्शन तो ऐसे होता, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एल्कली है ना, इट्स अ वीक एल्कली। हमने जो यहां पे बोला कि यहां पे Ca2 प्लस आयन्स है एंड 2 NO3 माइनस आयन्स है, एंड यहां पे NH4 प्लस आयन है 2 एंड 2 OH माइनस आयन है, तो एक कैल्शियम 2 प्लस विल अट्रैक्ट OH माइनस टुवर्ड्स इटसेल्फ, तभी ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम 2 प्लस जब OH माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देन वी विल गेट CaOH होल 2, बट टर्न्स आउट दैट दिस alkali NH4OH is so weak. This alkali NH4OH is so weak that the concentration of OH minus ions formed in the solution, क्योंकि weak alkali ज्यादा OH minus ions फॉर्म नहीं करते, इतने कम नंबर ऑफ OH minus ions फॉर्म करेंगे कि कैल्शियम, एंड कैल्शियम एक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है कि वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकता। दूसरे कंपाउंड्स का बना सकता है, बट जो बहुत ऊपर है उनका हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकता। सो मैं रीजन लिख रहा हूं यहां पे, एक बार रीजन देखो, फिर एक बार रीजन देखो, दैट हियर देयर इज नो रिएक्शंस। सो practically no reactions. There is no reaction. Why? Because NH4OH is a weak alkali. बहुत अच्छी बात है, NH4OH एक weak alkali है भैया, हमें पता है NH4OH weak alkali है। Hence the concentration of OH minus ions, concentration पूरा लिखना, concentration of OH minus ions formed is so low, the concentration of OH minus ions formed is so low that it cannot precipitate hydroxide of calcium. कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड वो फॉर्म नहीं कर सकता। OH माइनस इतने कम है कि Ca2 प्लस OH माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तब ना ऐसा होगा। जब आप पेन एंड पेपर कॉपी में लिख रहे थे, आप बोले कि भैया आपके मैकेनिज्म के वाइज तो पॉसिबल है, तो हम तो थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, बट लैब में प्रैक्टिकली परफॉर्म भी तो होना चाहिए। हमने तो जब थ्योरेटिकली लिखा तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग का क्या हमने इफेक्ट कुछ कंसिडर किया? नहीं किया। तो थ्योरेटिकली तो लग रहा है ऐसा होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। नाउ लेट अस लुक एट Fe2+, राइट। दिस इज अबाउट Ca2+। तो एक बार हमने एक आयन कवर कर लिया, अब ऑटोमेटिकली वी कैन इंक्रीज द स्पीड। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस लुक एट Fe2+। अच्छा, Fe2+ का कलर क्या था? इट वॉज लाइट ग्रीन, ठीक है। मैंने क्या बोला था, Fe2+ का कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे? बिल्कुल फेरस सल्फेट। सो फेरस सल्फेट का कलर क्या है? Fe2+ का लाइट ग्रीन, सल्फेट का कुछ नहीं है, सो इट्स लाइट ग्रीन इन कलर। बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? NaOH। भैया रिएक्शन क्या होगा? NaOH एक बार ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, एक बार एक्सेस में डालेंगे। बताओ रिएक्शन क्या होगा? एक बार आयंस फॉर्म कर लेते। Fe2+ एंड SO4 2- है ना। Fe2+ का एक आयन, SO4 2- का एक आयन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक Na+
एंड एक OH माइनस। अब एक Fe2 प्लस किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? OH माइनस। क्या एक Fe2 प्लस OH माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? एक OH माइनस के साथ नहीं। देख Fe2 प्लस का चार्ज कितना है? +2 एंड OH माइनस का चार्ज कितना है? -1। तो +2 एंड -1 टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1। तो 2 H माइनस चाहिए। अगर 2 H माइनस चाहिए तो यहां पे बाय डिफॉल्ट 2 होगा, तो यहां पे 2Na प्लस एंड 2 OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो एक Fe2 प्लस 2 OH माइनस के साथ मिलके FeOH होल 2 एंड यही मेरा प्रेसिपिटेट है। प्लस रिमेनिंग क्या है? 2Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो एक SO4 2 माइनस यहां पे है एंड 2Na प्लस रिमेनिंग है। मान ले यहां से एक Na प्लस आ गया, यहां से एक Na प्लस आ गया, तो 2Na प्लस +1 चार्ज -2 चार्ज 0। सो इट्स पॉसिबल। सो 2Na प्लस SO4 2 माइनस के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो Na2SO4, क्योंकि जब हम लिखते हैं भैया क्या हम ऐसे भी शो कर सकते हैं? देखो मैं तो कहूंगा ऐसे भी आप शो कर सकते हो, बट जब हम एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले मेटल्स को लिखना चाहिए। तो 2Na2SO4, राइट? आई होप द मैकेनिज्म इज क्लियर। आई होप द मैकेनिज्म इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ दिस? कलर देख के तो पता चलेगा। इसका कलर क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मैंने आपको बोला था हाइड्रोक्साइड का कलर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड है। फेरस हाइड्रोक्साइड का कलर क्या है? इट्स डर्टी ग्रीन। इट इज डर्टी ग्रीन। सो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑन एडिंग NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, on adding NaOH drop by drop to a solution of FeSO4, a dirty green precipitate of ferrous hydroxide is formed. So मैं लिख सकता हूँ on adding NaOH drop by drop, on adding NaOH drop by drop, शॉर्ट में लिख रहा हूँ a dirty green precipitate of ferrous hydroxide is formed. अगर मैं NaOH को एक्सेस में ऐड कर दूं तो क्या ये इनसॉल्युबल कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सो मैं लिख रहा हूं रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। तो भैया आईसीएससी क्या दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछना चाहता है एंड इस पूरे चैप्टर में क्या दो वैरायटी हम करते हैं? सबसे पहली बात हम रिएक्शन लिखते हैं। भैया रिएक्शन कैसे लिखते हैं? आपने जो मैकेनिज्म बताया आयंस में तोड़ के रिएक्शन लिखते हैं जब तक सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। फिर क्या पूछा जाता है कि भैया फेरस सल्फेट जो एक सॉल्युबल सॉल्ट है उसके ऊपर हमने NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर दिया। ऑब्जर्वेशन क्या है? अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। जो कलर चेंज होगा वो लाइट ग्रीन से डर्टी ग्रीन हो जाएगा। डर्टी ग्रीन मतलब एक बार सर्च कर लेना इंटरनेट में, आपको पता चल जाएगा। ग्रीन का ये एक शेड है विच इज काइंड ऑफ ब्लैकिश टिंज आ जाता है ग्रीन में, सो इट्स डर्टी ग्रीन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, अ डर्टी ग्रीन precipitate of ferrous hydroxide is formed, and if I add NaOH in excess then what will happen? It will remain insoluble, right? Let us look at this now. हम फिर से फेरस सल्फेट लेंगे एंड फेरस सल्फेट के ऊपर क्या ऐड करेंगे? नाउ आई विल ऐड NH4OH। तो भैया जैसे पहले रिएक्शन नहीं हुआ था या अब भी नहीं, अब सबके लिए रिएक्शन होगा, बस कैल्शियम के लिए नहीं होता बिकॉज कैल्शियम एक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है एंड ये वीक एल्कली। भैया ये भी तो इट्स वीक एल्कली, बट क्या ये वीक एल्कली इसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम था। कैल्शियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल इन द हायर इन द एक्टिविटी सीरीज, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट बाकी सब केसेस में पॉसिबल होगा। मैकेनिज्म लिख देते हैं कि यहाँ पे Fe2 प्लस आयन है एंड SO4 2 माइनस आयन है, यहाँ पे NH4 प्लस आयन है एंड OH माइनस आयन है। अब देख के बताओ, एक Fe2 प्लस 2 OH माइनस के साथ, इसलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, Fe2 प्लस 2 OH माइनस के साथ क्या फॉर्म करेगा? FeOH होल 2 प्लस, देखिए 2 NH4 प्लस आयन्स है एंड SO4 2, 2 NH4 प्लस आयन्स है, 2 NH4 प्लस आयन्स है एंड SO4 2 माइनस। चार्ज कितना है? +1 +1 2 -2 ऑब्वियसली। सो कैसे लिखेंगे? NH4 होल 2 SO4। भैया SO4 NH4 होल 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले हम मेटालिक आयन लिखते हैं उसके बाद नॉन मेटालिक आयन लिखते हैं। तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ये सब तो आप खुद पेंसिल से करेंगे। कलर क्या है? इसका लाइट ग्रीन है, इसका लाइट ग्रीन है एंड इसका क्या है? इसका डर्टी ग्रीन है। इसका क्या है? इसका डर्टी ग्रीन है। ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन अब मैं ऐसे लिखूंगा। एक तो ड्रॉप बाय ड्रॉप का क्या है? किसको ऐड किया? ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप बाय ड्रॉप जब अपने NH4OH को ऐड किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप जब अपने NH4OH को ऐड किया ऑन फेरस सल्फेट, सो क्या हो गया? अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। अब लिख सकते हो, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना। एंड ऑन एडिंग एक्सेस NH4OH, it
इट रिमेन्स इनसॉल्यूबल, इट रिमेन्स इनसॉल्यूबल, राइट। सो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम Fe3+ का डिस्कस करते हैं। स्पेस थोड़ा कम है, सो पहले इतना नोट कर लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे वाले आयंस मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, क्योंकि आई होप आपको मैकेनिज्म एंड आपको पूरा फील समझ में आ गया है कि कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। इतना नोट कर लो, देन वी विल सी Fe3+। चलिए, नाउ लेट अस लुक एट Fe3+। Fe3+ का कलर क्या था? इट वॉज येलो। सॉल्युबल सॉल्ट हम कौन सा लेंगे? फेरिक सल्फेट नहीं, फेरिक क्लोराइड लेंगे, क्योंकि वाइडली अवेलेबल है। FeCl3 कलर क्या है? येलो कलर है। इसके ऊपर क्या ऐड करेंगे? एक बार NaOH ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन NaOH इन एक्सेस, फिर फेरिक क्लोराइड प्लस NH4OH, एक बार ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन इन एक्सेस। बताइए क्या होगा? मैकेनिज्म लिख देते हैं। यहाँ पे Fe3+ आयन है एंड 3 Cl- आयन है। एक Fe3+ आयन है एंड 3 Cl- आयन, इसलिए तो टोटल चार्ज कितना है? +3 -3 0। यहाँ पे Na+ आयन है एंड OH- आयन है। आप मुझे बताइए कि एक Fe3+ कितने OH- के साथ बॉन्ड करेगा? अच्छे से बताना। एक Fe3+ है आपके साथ, वो कितने OH- के साथ बॉन्ड कर सकता है? एक यहां से OH-, एक यहां से OH-, एक यहां से OH-, -1 -1 -1 -3 +3, तब ना जीरो बनेगा। हम टोटल चार्ज को जीरो कर रहे हैं हर बार, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता ना। तो इस हिसाब से हम आयंस डिसाइड करेंगे कितने होने चाहिए। 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हम इंटेलिजेंट बैलेंसिंग करते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम 3, तो यहाँ पे भी 3 Na+ फॉर्म होंगे, 3 OH-, तो Fe3+, एक Fe3+ 3 OH- के साथ बॉन्ड करके, एक Fe3+ 3 OH- के साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्या फॉर्म करेगा? FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड, प्लस रिमेनिंग क्या है? 3 Na+ है, 3 Cl-। भाई अब अगर आपके पास एक Na+ होगा, एक Cl- होगा, तो क्या फॉर्म करेंगे? NaCl। 3 Na+, 3 Cl-, मतलब 3 NaCl। देखिए बाय डिफॉल्ट बैलेंस्ड है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मजा आया होगा? अगर आपको मजा आया होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताना, राइट? ओके। अब हाइड्रोक्साइड्स का कलर हम खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा मत करने लगला कि भैया FeOH3, ये बहुत गलती करते हैं। भैया OH का कोई कलर नहीं है, Fe+3 का कलर है येलो, तो फिर ये येलो कलर नहीं नहीं नहीं, वो हाइड्रोक्साइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट? तो इसका क्या कलर होगा ये हमें पता रहना चाहिए। दैट इज रेडिश ब्राउन, दैट इज रेडिश ब्राउन। थोड़ा सा देखेंगे तो याद हो जाएगा। सिमिलरली, अच्छा इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेते पहले। सो हमें NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, सबसे पहली बात हमने NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया, तो फिर क्या हुआ? रेडिश ब्राउन प्रिपिटी, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, राइट? एंड हमने एक्सेस में ऐड किया, तो जब NaOH एडेड इन एक्सेस, आपसे सपोज ICSE में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH इज एडेड इन एक्सेस? व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH इज एडेड इन एक्सेस टू FeOH3? मतलब आफ्टर दिस रिएक्शन एक्सेस में ऐड करेंगे, है ना? पहले ही एक्सेस में नहीं ऐड करते, तो फिर ये जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल रहता है। भैया डायरेक्टली एक्सेस में ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं? पहले तो NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं FeOH3, फिर वो पूछते हैं कि जब ये रिएक्शन इतना कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद जब NaOH ऐड करेंगे तो क्या ये सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल? सो इट विल रिमेन इनसॉल्युबल, इट रिमेन्स इनसॉल्युबल, इट रिमेन्स इनसॉल्युबल, राइट? ये देख लेते हैं यहाँ पे आयंस क्या क्या होंगे। कलर तो इसका येलो है। आयंस क्या क्या होंगे? Fe+3 एंड 3 Cl-। यहाँ पे आयंस क्या क्या होंगे? NH4+ एंड OH-। फिर से एक Fe3+ 3 OH- के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, एक Fe3+ 3 OH- के साथ FeOH3। कितने सिंपल से रिएक्शंस। एंड देखिए 3 NH4+ है एंड 3 Cl- है। NH4+ Cl-, NH4+ Cl-, NH4+ Cl-। 3 NH4+ है, 3 Cl- है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? 3 NH4Cl, है ना? यहाँ से एक NH4Cl, यहाँ पे से, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज द कलर? What is the color? The color is reddish brown. The color is reddish brown. And what is the observation? कि अगर मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करूं, अगर मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करूं क्या? NH4OH को
ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करूं ऑन FeCl3, देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? अ रेडिश ब्राउन, देखिए मैंने क्या कहा, NH4OH को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहा हूं FeCl3 में, तो फिर क्या हो रहा है? अ रेडिश ब्राउन precipitate of FeOH whole 3 is formed. नाउ इसके ऊपर, इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर ही, ऑन एडिंग इन एक्सेस, सो व्हेन NH4OH is added in excess, when NH4OH is added in excess, it remains insoluble. The precipitate, कौन remains insoluble? The precipitate remains insoluble. 3 आयन्स हमने कवर कर लिए और 3 बाकी है, पहले इसको नोट करो। फिर जो Cu2+ एंड Zn2+ है उसको मैं एक साथ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे Cu2+, यहाँ पे Zn2+, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक टाइप है, एक ट्रिक है, वो समझ में आ जाएगा तो फिर द चैप्टर विल बी ओवर, राइट? इतना नोट डाउन कर लो पहले। चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब हम Cu2+ के लिए देखने वाले हैं। Cu2+ का कलर क्या है? इट इज़ ब्लू और डीप ब्लू। तो हम सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा लेंगे? वी विल टेक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के ऊपर एक बार NaOH डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड देन इन एक्सेस, एंड फिर कॉपर सल्फेट के ऊपर NH4OH डालेंगे एक बार ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन इन एक्सेस। नाउ तो आपको शायद फ्लो ऑफ द चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखना, इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में डालने में NH4OH के साथ सॉल्युबल होगा, यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होगा, तो बहुत अच्छे से इस केस को देखना है एंड दिस इज आवर लर्निंग पॉइंट। CuSO4, सो इट्स डीप ब्लू, ऑब्वियसली डीप ब्लू। आयंस कौन से होंगे इसमें? Cu2+ एंड SO4 2-। यहाँ पे आयंस कौन से होंगे? Na+ एंड OH-। अब बताइए Cu2+, 2 OH- लेंगे ना, अब तो थक गया बोलते बोलते, तो CuOH whole 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड 2 Na+ SO4 2-, सो इट विल गिव मी 2 Na+ है, SO4 2- है, 2 Na+ है एंड एक SO4 2- है, तो क्या होगा? Na2SO4, चार्ज भी न्यूट्रल हो गया, +1 +1 +2 -2 Na2SO4। तो यहाँ पे हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट मिल गया। कलर क्या है? पेल ब्लू। डीप ब्लू से कलर चेंज हो गया टू पेल ब्लू। तो अगर मैं NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करूंगा, NaOH एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, NaOH एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन देयर इज अ कलर चेंज फ्रॉम व्हाट? डीप ब्लू टू पेल ब्लू। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं? या फिर मैं बोल सकता हूं अ पेल ब्लू precipitate of copper hydroxide is formed, right? एंड अगर मैं एक्सेस में डालूं, अगर मैं NaOH एक्सेस में डालूं, तो क्या ये जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, क्या ये सॉल्युबल बन जाएगा? NaOH के साथ नहीं बनेगा, NH4OH के साथ बनेगा। सो द precipitate is insoluble in excess NaOH। तो यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है भैया, ये तो बिल्कुल पहले तरफ हुआ। लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पे कॉपर सल्फेट इज डीप ब्लू, क्योंकि Cu2+ आयंस है इसलिए डीप ब्लू। आयंस कौन से हैं यहाँ पे? Cu2+ SO4 2-। यहाँ पे कौन से? NH4+ एंड OH-। एक Cu2+ आयंस कितने OH- के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 2। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 होने चाहिए, तो ये भी 2। सो Cu2+ आयंस 2 OH- के साथ बॉन्ड करके CuOH whole 2 प्लस 2 NH4+ SO4 2- के साथ बॉन्ड करके NH4 whole 2 SO4। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैं मिटा रहा हूँ आयंस को, राइट? यहाँ पे एक पेल ब्लू precipitate of copper hydroxide is formed. So अगर मैं यहाँ पे पूछूं that on adding NH4OH drop by drop to CuSO4, on adding NH4OH drop by drop to CuSO4, what happens? So on adding NH4OH drop by drop
to CuSO4, what happens? A pale blue precipitate of CuOH whole 2 is formed. अब ये भी बता सकते हो हर एक केस में देयर इज अ कलर चेंज फ्रॉम डीप ब्लू टू पेल ब्लू, राइट? डीप ब्लू इनिशियली था, फिर पेल ब्लू हो गया. नाउ इसके ऊपर प्रेसिपिटेट के ऊपर जब मैं एक्सेस डालूंगा तो वो सॉल्युबल हो जाएगा. द precipitate formed is soluble in excess NH4OH. अगर इसी प्रेसिपिटेट के ऊपर, किसके ऊपर? इसके ऊपर COH होल 2 के ऊपर अगर मैं क्या डाल दूं, COH होल 2 के ऊपर अगर मैं एक्सेस NH4OH डाल दूं, NH4OH, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा. अब अगर यहां तक ही हमारे सिलेबस में होता तब तक तो सही था. अब इसके बाद आईसीएससी में पूछे या ना पूछे, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए ये बहुत फेमस है. आईसीएससी ने डायरेक्टली अभी तक शायद नहीं पूछा कभी भी, बट ये जो मैं बता रहा हूं कि ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल क्यों होगा, वो रिएक्शन कौन सा है? तो इन एक्सेस NH4OH व्हाट इज द रिएक्शन? मतलब अगर मैं COH होल 2 के ऊपर एक्सेस में डाल दूं NH4OH, मतलब इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर, देखिए हो क्या रहा था. तेरे पास ना सिर्फ कॉपर सल्फेट था. कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? इट इज डीप ब्लू. नाउ इसके ऊपर तूने क्या डाला? इसके ऊपर तूने पहले NH4OH ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला. इसके ऊपर NH4OH ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला. क्या फॉर्म हो गया? CuOH होल 2 प्लस NH4 होल 2 SO4. इतना समझ में आ गया? अब इसके ऊपर, ये तो इनसॉल्युबल है ना, इसके ऊपर अगर मैं NH4OH एक्सेस में डालूंगा तो क्या फॉर्म होगा? जो यहां पे फॉर्म होगा ना कंपाउंड, वो अल्टीमेटली सॉल्युबल है. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा. वो कंपाउंड कौन सा है? दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है. ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब जो समझने में बहुत दिक्कत है, नहीं, उसका नाम ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है. एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केमिस्ट्री आप क्लास 12 में जाके रीड करोगे. अभी शायद आपने इस नाम भी सुना होगा, टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट. बहुत ही एक स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए कंपाउंड रहता है, वो फॉर्म होगा वहां पे, एंड वो क्या है? दैट इज सॉल्युबल. तो मैं अभी जो रिएक्शन लिखूंगा ना इसके ऊपर जो रिएक्शन में ऑलरेडी था उसके ऊपर हमें एक्सेस NH4OH डालना है. तो जो रिएक्शन लिखूंगा वो आपको ट्रिक से लिखना पड़ेगा. बहुत अच्छे से ट्रिक को देखिए. तो पहले एक बार समराइज करा देता हूं क्या हो रहा था. Cu2 प्लस आयन आइडेंटिफाई करना है. सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया कॉपर सल्फेट, उसके ऊपर NaOH डाल दिया, COH होल 2 पेल ब्लू हो गया. NaOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. एंड ये जो प्रेसिपिटेट है अगर एक्सेस NaOH ऐड करोगे तो ये इनसॉल्युबल है. सिमिलरली ड्रॉप बाय ड्रॉप NH4OH ऐड करोगे तो CuOH होल 2 पेल ब्लू है इसका कलर. बट अगर आप एक्सेस में NH4OH ऐड कर दोगे इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर तो फिर वो सॉल्युबल बन जाएगा. अब रिएक्शन क्या है ट्रिक से देखो. क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भैया, मैकेनिज्म क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैकेनिज्म नहीं बता सकता. ट्रिक से देखो, ये फॉर्म कर लिया. अब इस रिएक्शन को देख. इस रिएक्शन को मैं 2 बार लिखने वाला हूं, यहीं पे याद होना चाहिए. इसको देख, पहले ये जो है इसके ऊपर डाला ना, तो पहले इसको एज इट इज कॉपी करो. CuOH होल 2 प्लस NH4 होल 2 SO4. ये तो फॉर्म हो ही गया था. 1 2 एंड फिर इसको भी लिख अलॉन्ग विद बैलेंस प्लस 2 NH4OH. फिर से मैं बता रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको. कैसे लिखो? इसके ऊपर हमें एक्सेस डाला तो इसको एज इट इज कॉपी करो. 1 2 एंड फिर इसको भी एज इट इज कॉपी करो. NH4OH डालो ना अलॉन्ग विद बैलेंस, राइट? तो फिर क्या था? CuOH होल 2 प्लस 2 NH4 होल 2 SO4 प्लस NH4OH डालेंगे तो 2 NH4OH. ये 2 कैसे पता चला? मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, तेरे को कोई चिंता की बात नहीं है. फिर क्या फॉर्म होगा? एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होगा, उसका क्या नाम है? टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट. ठीक है, जैसे कॉपर NH3 होल 4. जैसे अमीन है, टेट्राअमीन 4 अमीन है, कॉपर फिर बाहर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे लिखते हैं, जो एनायनिक पार्ट है उसको बाहर, कैटायनिक पार्ट है उसको अंदर. टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. याद रखना है,
ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे याद रखना है। क्या क्या किया हमने, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया विद बैलेंस, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, 4 अमीन कॉपर एंड बाहर सल्फेट। ठीक है, एक बार फिर से अगर मैं CuSO4 एंड NH4 इस रिएक्शन को एक बार फिर से लिख रहा हूं, तेरे पास CuSO4 था, तेरे पास CuSO4 था, बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर तूने NH4OH डाला तो रिएक्शन क्या होगा, पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला तो CuOH होल टू प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा बाय बैलेंस, सो आयंस फॉर्म करके कर लेना NH4 होल टू SO4। ठीक है, अब अगर मैं एक्सेस डालूं, इन एक्सेस NH4OH, किसके ऊपर डालूं एक्सेस, इसके ऊपर, तो भाई इसको तो एज इट इज कॉपी कर पहले, CuOH होल टू प्लस NH4 होल टू SO4, देन कॉपी दिस वन टू NH4OH, क्या फॉर्म होगा, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमेशा याद रखना एक्सेस वाले चीजों में वाटर फॉर्म होता है, यहां पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक जगह पे 2 भी फॉर्म होगा, वो भी मैं तेरे को याद कराऊंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, या फिर इसको थोड़ा ऊपर लिख देते, क्योंकि जिंक वाला केस भी कवर करना है। तो फिर से लिखते CuOH होल टू, भैया कितनी बार लिख रहे हो, क्योंकि यही पे याद कराऊंगा, NH4 होल टू SO4 प्लस 2 NH4OH, एक्सेस ब्रैकेट में लिख दे, एक्सेस डाला, NH4OH तो डालना था ना, इसके ऊपर NH4OH तो डालना था ना, मैं बोल रहा हूँ कि बैलेंस भी यही यहाँ पे जो लिखा है वही होगा, क्या फॉर्म होगा, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पहले इतना नोट डाउन करो, उसके बाद जिंक वाला केस भी हम देखते हैं। ठीक है, एक बात जो मैंने यहाँ पे बताना भूल गया कि इसका कलर, दिस इज अ सॉल्युबल कंपाउंड, यही सॉल्युबल है, एंड इसका कलर फिर से डीप ब्लू है या फिर इनकी ब्लू है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे एक्सेस NH4OH डाला हमने, एक्सेस NH4OH के ऊपर क्या हो गया, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ जो कि पेल ब्लू था, उसका कलर फिर से डीप ब्लू हो गया एंड वो सॉल्युबल हो गया, राइट। नाउ लेट अस लुक एट जिंक, Zn2+, जिंक एम्फोटेरिक इन नेचर है, मतलब एसिड्स बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, सो इसका तो और भी स्पेशल केसेस है। अब देखते हैं इसका क्या होगा। जिंक के लिए क्या लेंगे हम, जिंक सल्फेट लेंगे प्लस NaOH, जिंक सल्फेट प्लस NaOH। लेट्स लुक एट द रिएक्शन, जिंक सल्फेट इट इज कलरलेस, राइट। सो क्या क्या है यहाँ पे, Zn2+ है, SO4 2- आयन्स है, Na+ आयन है, OH- आयन है, Zn2+ आयन 2 OH- के साथ रिएक्ट करके ZnOH होल टू एंड रिमेनिंग इज 2 Na+ and SO4 2-, that is Na2SO4. What is the color of zinc hydroxide? It is gelatinous white. You can search this color. How does it look? White का ये एक वेरिएंट है, gelatinous white. ठीक है, so on adding NaOH drop by drop, to zinc sulfate we get zinc hydroxide which is gelatinous white. अगर मैं एक्सेस ऐड करूं तो क्या ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होगा, हाँ सॉल्युबल होगा। फर्स्ट टाइम NaOH ऐड करने में, इसमें जैसे NaOH कॉपर के लिए, कॉपर सल्फेट के ऊपर एक्सेस, कॉपर सल्फेट जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्या ये प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH में सॉल्युबल है, बिल्कुल नहीं है। बट क्या ये प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH में सॉल्युबल है, यस। सो दिस प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। अब इसका रिएक्शन कैसा होगा भैया, ऐसा ही होगा, नहीं, देखिए NH4OH का रिएक्शन ऐसा होता है, द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज फॉर्म्ड इन NH4OH के रिएक्शंस। यहां पे जब NH4OH का एक्सेस वाला रिएक्शन होगा जिंक का, तब वैसा होगा। इसमें कैसा होगा, देख पहले ये लिख, इसमें ये वाला नहीं लिखना है, ZnOH होल टू लिख प्लस 2 NaOH लिख दे। इसमें हमने कैसा किया था, ये फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया था। यहां पे ये वाला लिख प्लस ये वाला विल गिव मी व्हाट, इट गिव्स मी Na2ZnO2, it gives me Na2, you will have to remember this because this is
a covalent compound Na2ZnO2 plus 2 molecules of water. So whenever we talk about excess वाला reactions, 4 molecules of water एक बार होता है जब NH4OH का excess reaction होता है, and 2 molecules of water होता है जब NaOH का excess reaction होता है, and वो सिर्फ जिंक के लिए ही पॉसिबल है, मतलब जिंक एंड उसके बाद लेड के लिए भी पॉसिबल है, राइट? So on adding drop by drop, gelatinous white precipitate of ZnOH2 is formed, and when added in excess, this soluble, it becomes soluble. The precipitate is soluble in excess NaOH due to the formation of sodium zincate. It is sodium. I hope this is clear, right? So in excess reactions of NH4OH, 4 molecules of water is formed. In excess reactions of NaOH, 2 molecules of water is formed. In excess reactions of NH4OH, a complex salt is formed. Here, this type of a covalent compound is formed. Right. Now, let's look at this reaction. We have ZnSO4 plus NH4OH. Reaction क्या होगा? यहाँ पे Zn2 plus आयन है, SO4 2 minus आयन है. यहाँ पे NH4 plus आयन है, OH minus आयन है. यहाँ पे 2 देना पड़ेगा तो 2 क्या होगा यहाँ पे? ZnOH whole 2 which is gelatinous white and NH4 whole 2 SO4. NH4 whole 2 SO4, right? What is this? On adding NH4OH drop by drop, on adding NH4OH drop by drop to a solution of ZnSO4, what do we get? We get a gelatinous white precipitate of ZnOH whole 2. In excess, अगर मैं in excess NH4OH अगर मैं ऐड करूंगा तब क्या होगा? तो एक्सेस का रिएक्शन हमें पता है, this plus this with balance, complex salt of zinc. Let's see ZnOH whole 2, ZnOH whole 2, ZnOH whole 2 plus ये NH4 whole 2 SO4 plus this with balanced 2 NH4OH in excess. What should I get? I will get, ये तीनों रिएक्ट करके I will get, पहले मिला टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट, अब मिलेगा टेट्राअमीन जिंक सल्फेट प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड दिस इज अ सॉल्युबल कंपाउंड. दिस इज अ सॉल्युबल कंपाउंड. इसका कलर है वाइट, राइट? इसका कलर है वाइट. सो आई होप ये केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा Cu2+ एंड Zn2+ का. तो मैं बताता हूं कि on adding NaOH drop by drop to copper sulfate, on adding NaOH drop by drop to copper sulfate, a pale blue precipitate of copper hydroxide is formed, cuprous hydroxide is formed, which is insoluble in excess NaOH. ये जो precipitate है, pale blue precipitate of copper hydroxide, it's insoluble in excess NaOH. Now, on adding NH4OH drop by drop to a salt CuSO4, a pale blue precipitate of copper hydroxide is formed, which is soluble in excess NH4OH. CuOH whole 2 is insoluble in excess NaOH. CuOH whole 2 is soluble in excess NH4OH. And the color again returns back to deep blue. And this is the compound that is formed. In excess reactions of NH4OH, 4 molecules of water is formed, complex salts is formed. Again, on adding NaOH drop by drop to solution of zinc sulfate, gelatinous white precipitate of zinc hydroxide is formed, and this is also soluble in excess NaOH. First time a compound is soluble in excess NaOH, and it is also soluble in excess NH4OH. इसका देखा, जैसे कि ये COH whole 2 excess NaOH में insoluble, excess NH4OH में soluble, but ZnOH whole 2 excess NaOH में भी soluble, excess NH4OH में भी soluble. ये इंपॉर्टेंट केस है, अच्छे से नोट करो, समझ के करो. लास्ट आयन हम अभी देखने वाले, ठीक है. सो आवर लास्ट इज Pb2+. के लिए लेड सल्फेट नहीं सकते, वो इनसॉल्युबल है. सो लेड नाइट्रेट ले रहे हैं. लेड नाइट्रेट के ऊपर एक बार NaOH डालेंगे, देखते क्या होगा. NaOH पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन इन एक्सेस. तो Pb, अच्छा आयन फॉर्म कर लेते. Pb2+ एंड 2 NO3- आयन्स है. यहाँ पे Na+
एंड OH माइनस आयन से। एक Pb2 प्लस 2 OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो PbOH होल 2 प्लस 2Na प्लस 2NO3 माइनस 2NaNO3। सो वी गेट अ चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट। पहले था जेलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक, जिंक का जेलाटिनस व्हाइट होता है, एंड दिस इज चॉकी व्हाइट, chalky white precipitate of lead hydroxide is formed. Is it soluble in excess NaOH? Drop by drop form करेंगे तो ये होगा, अब तक तो पता चल गया होगा. Is this soluble in excess NaOH? Yes. So this precipitate is soluble in drop by drop, आप खुद लिख सकते हो, is soluble in excess NaOH. How? What is the reaction? हमें पता है कि अगर एक्सेस रिएक्शन होगा NaOH का तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा, एंड कैसे? सिर्फ इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे. PbOH होल 2 प्लस दिस वन 2 NaOH, एकदम बैलेंस्ड रिएक्शन. दिस इज इन एक्सेस. क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा घर पे आपको प्रैक्टिस तो खुद करना पड़ेगा. मैंने आपको बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, थोड़ा सा घर पे आप खुद लिखोगे तो पूरे चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज Na2PbO2, पहले था Na2ZnO2, दिस इज Na2PbO2 सोडियम प्लम्बाइट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि एक्सेस रिएक्शन था इसका. फॉर्चुनेटली जब ये वाला रिएक्शन देखेंगे, लेड नाइट्रेट प्लस NH4OH, तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 चाहिए. सो दिस इज, एक बार डायरेक्ट कंप्लीट कर देता हूँ. PbOH होल 2 प्लस 2 NH4NO3. देखिए, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, एक बार आयंस फॉर्म कर लेते हैं. Pb2 प्लस 2 NO3 माइनस NH4 प्लस, मिटाई देता हूँ, NH4 प्लस एंड OH माइनस. Pb2 प्लस को 2 OH माइनस आयन चाहिए, तो यहाँ पे सो दिस इज PbOH होल 2 प्लस 2 NH4 प्लस है, 2 NO3 माइनस है, तो 2 NH4NO3. मैं श्योर था ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा पता नहीं कैसा कन्फ्यूजन लग रहा था, इसलिए मैंने फिर भी आयंस बना लिए. तो बहुत ही पावरफुल मेथड है. सो दिस इज चॉकी वाइट, दिस इज चॉकी वाइट. अगर मैं आपसे पूछूं कि NaOH इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशंस? अ चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड which is soluble in excess NaOH, and this is the reaction. And if I add NH4OH drop by drop to a solution of lead nitrate, a chalky white precipitate of lead hydroxide is formed, which is insoluble. This precipitate is insoluble in excess NH4OH. Am I clear with this? So with this we complete our reactions related to identification of metal ions. ठीक है, एक बार अगर मैं समरी देना चाहता हूँ, आई विल नॉट राइट द रिएक्शंस, बट कितने आयंस हमने देखे हैं, एक बार अगर मैं एक समरी दे दूँ आपको, राइट? ओके, चलिए एक बार एक समरी देख लेते हैं. मैं रिएक्शंस नहीं लिखूंगा, बट सबसे पहला आयन था Ca2+. Ca2+ का जो कोरोस्पॉन्डिंग सॉल्ट हम यूज करते थे, सॉल्यूबल सॉल्ट, दैट वाज कैल्शियम नाइट्रेट. कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर एक बार हम NaOH ऐड करते थे एंड एक बार NH4OH, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड इन एक्सेस. ऑन एडिंग NaOH वी यूज टू गेट अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस वाज insoluble in excess. The white precipitate was insoluble in excess NaOH, and on adding NH4OH to calcium nitrate, what? There was no reaction. No reaction because NH4OH is a weak alkali. Because NH4OH is weak alkali and concentration of OH minus ion is so low. OH minus ion का जो concentration है, concentration को थर्ड ब्रैकेट में लिखा जाता है, concentration of OH minus ion was so low that CaOH whole 2 cannot be formed. That CaOH whole 2 cannot be formed. I hope this summary एक मिल रहा है आपको. Okay. The next ion was Fe2+. Fe2+ के ऊपर Fe2+ का corresponding salt क्या यूज कर रहे थे? FeSO4. एक बार हम क्या डाल रहे थे? NaOH डाल रहे थे.
एक बार इसके ऊपर हम NaOH डाल रहे थे, एक बार क्या डाल रहे थे, NH4OH। बोथ द केसेस में हमें क्या मिल रहा था, इन बोथ द केसेस वी वर गेटिंग FeOH2। इसका कलर क्या था, लाइट ग्रीन। देखिए घर पे आपको ऐसे रिवाइज करना है, वो मैं शो कर रहा हूँ कि रिवाइज कैसे करना है। FeOH2 पहले तो पूरा रिएक्शंस लिख के, देन यू कैन ड्रॉ समरी टेबल बाय योरसेल्फ। FeOH2 वाज डर्टी ग्रीन, FeOH2 was dirty green, and this was insoluble. This was insoluble in excess NaOH as well as NH4OH. दोनों में insoluble था. Let's look at the third case. Fe3+, corresponding salt FeCl3, color yellow, color yellow. NaOH डालते थे and NH4OH डालते थे. We used to get in both the cases FeOH3, which was reddish brown in color, right? And this turned out to be insoluble. This turned out to be insoluble in excess NaOH and NH4OH. I hope this is clear. I hope this is clear. स्पेस थोड़ा कम है, पहले इतना लिख लो, अगर लिखना है आपको इतना लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ मैं. ओके. 4, we had Cu2 plus ion. We had Cu2 plus ion. The corresponding salt that we were taking was copper sulfate, which is deep blue or inky blue. Which is deep blue or inky blue. Now this is interesting. Cu2 plus ion, deep blue या inky blue. इसमें हम क्या ऐड करते थे, NaOH ऐड करते थे and NH4OH ऐड करते थे. तो बोथ द केसेस में क्या फॉर्म हो जाता था, यहाँ पे भी कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका कलर क्या था, पेल ब्लू. इसका कलर क्या था, पेल ब्लू. बट जो NaOH था ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, अगर इसके ऊपर हम एक्सेस NaOH डालेंगे तो इट इज इनसॉल्युबल. एक्सेस NaOH डालेंगे तो इट इज इनसॉल्युबल. इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, राइट. बट अगर इसके ऊपर हम एक्सेस NH4OH डालेंगे देन इट बिकम्स सॉल्युबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राअमीन. सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिख रहे हो. टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट जिसका कलर भी डीप ब्लू है, एंड इट बिकम्स सॉल्युबल. आई होप दिस समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, राइट. सो Cu2+ का कौन सा आयन हमने कौन सा सॉल्ट यूज किया, कॉपर सल्फेट विच वॉज डीप ब्लू. ऑन एडिंग NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, पेल ब्लू precipitate of CuOH2. On adding excess NaOH to CuOH2, insoluble. Again, on adding NH4OH drop by drop to a solution of CuSO4, we get a pale blue precipitate of copper hydroxide, which is soluble in excess NH4OH, and the color again becomes deep blue. I hope this is clear. Now, 5 is also important, zinc. पहले तो आप जितने सारे रिएक्शंस हमने देखे डिटेल में रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये समरी टेबल आप यूज़ कर सकते हो. जिंक का हमने कौन सा सॉल्ट लिया भाई साहब, ZnSO4, जिंक सल्फेट लिया था जो कलरलेस था. NaOH डालेंगे एंड NH4OH डालेंगे, क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा दोनों में. जिंक हाइड्रोक्साइड कलर क्या है, इट इज जेलाटिनस वाइट, राइट. अब इसके ऊपर हम एक्सेस NaOH जब डालेंगे एंड इसके ऊपर जब हम एक्सेस NH4OH डालेंगे, हमें पता है एक्सेस NaOH वाले केसेस में सबसे पहली बात 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आता है, एंड एक्सेस NH4OH वाले केसेस में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आता है. एंड इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, टेट्राअमीन जिंक सल्फेट. एंड इसमें कौन सा आता है, दिस इज Na2ZnO2. I hope this is clear. Both are soluble in excess NaOH. Now look at this. On adding NaOH drop by drop to a solution of to ZnSO4, a gelatinous white precipitate of zinc hydroxide is formed, which is soluble in excess NaOH due to the formation of sodium zincate. Again, on adding NH4OH drop by drop to ZnSO4, a gelatinous white precipitate of zinc hydroxide is formed, which is soluble in excess NH4OH due to the formation of tetraamine zinc sulfate. And these are the reactions. Last, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, Pb2+. सॉल्ट कौन सा यूज कर रहे थे, लेड नाइट्रेट. NaOH डालेंगे एंड NH4OH डालेंगे, राइट. इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा,
दिस इज PbOH होल 2, दिस इज ऑल्सो PbOH होल 2. कलर क्या है? कलर क्या है? चॉकी वाइट. कलर क्या है? चॉकी वाइट. इसमें एक्सेस डालेंगे, एक्सेस NaOH, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एक्सेस NaOH से, ये एक्सेस NaOH के केसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है एंड दिस इज, सो दिस इज, इसमें क्या है? Pb2. ओके, सो PbOH होल 2 में एक्सेस NaOH जब डालेंगे, इसमें एक्सेस NaOH डाला तो Na2ZnO2, तो दिस इज Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइड, राइट. और इसमें अगर एक्सेस NH4OH डालेंगे, एक्सेस NH4OH डालेंगे तो फिर क्या होगा? इनसॉल्युबल ही रहेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. मैंने बहुत टाइम लिया है, पहले मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, फिर ट्रिक्स एक्सप्लेन किया है, फिर आपको सब कुछ समराइज कर दिया है. इसके बाद आपका कंप्लीट PhD हो जाना चाहिए. देयर इज अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड, एंड वो कुछ रिएक्शंस देख के वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप. पहले इतना नोट कर लो. So let us start the last part of this chapter, which are very simple reactions. The topic is action of alkali on amphoteric substances. Action of alkali on amphoteric elements. Amphoteric elements are those elements that can react with acid as well as bases. And these elements are unique. ये acid base दोनों reactions show कर सकते हैं. अब याद कैसे रखना है कि एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैं जो न्यूमेरिक यूज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि देखो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स तो यूनिक है, एसिड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. इस दुनिया में सबसे यूनिक लिक्विड कौन सा है? हम बोले कि भैया कुछ भी हो सकता है. तो मैं बस एक घटिया सा ट्रिक यूज़ करता हूँ कि इस दुनिया में सबसे यूनिक लिक्विड है पानी, वाटर. क्यों? क्योंकि इतने सारे लिक्विड्स हैं, बट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का थ्रस्ट सिर्फ पानी ही क्वेंस कर सकता है. कुछ और पी के आप जिंदा नहीं रह सकते हो, राइट. सो सबसे यूनिक लिक्विड इस दुनिया में क्या है? पानी, मतलब जल. जल, ZAL. तो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स भी यूनिक होते हैं. सबसे यूनिक लिक्विड है पानी, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स भी यूनिक. तो यूनिक के लिए जल, ZAL, मतलब जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड. सो जब भी यूनिक एलिमेंट्स की बात आए तो जल, ठीक है. सो हम जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम का रिएक्शंस देखना चाहते हैं विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज. हम मेटल प्लस एल्कली का रिएक्शन देना चाहते हैं, जैसे मेटल, जिंक एंड एल्कली हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म होगा. अगर वो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एल्कली, तो सॉल्ट प्लस वाटर होगा, क्योंकि एक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है तो बस एक वाटर आ जाएगा. इट्स सेम. सो जिंक प्लस NaOH, तो ZnOH होल 2, भैया वो आयंस फॉर्म करो, वैसे नहीं कर सकते क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ये थोड़े अलग रिएक्शन. तो जिंक प्लस NaOH इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इस Na2ZnO2 यही सॉल्ट है, प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे O2, जिंक, बैलेंस हो गया. जिंक, आई थिंक इट्स बैलेंस्ड, राइट. ओके, जिंक प्लस KOH सिमिलर फैशन में K2ZnO2 प्लस H2. जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH, मेटल ऑक्साइड प्लस एल्कली, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट तो वही होगा. ZnO प्लस NaOH, अगेन Na2ZnO2 प्लस H2O. इट्स बैलेंस्ड. बहुत सिंपल है. ZnOH होल 2 प्लस NaOH बहुत पूछे जाते हैं ये रिएक्शंस. Na2ZnO2 प्लस H2O. इट्स बैलेंस्ड, राइट. सिमिलरली लेड के रिएक्शंस, Pb प्लस KOH, मेटल प्लस एल्कली, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट क्या होगा? सो दिस इज Pb प्लस KOH, तो क्या होगा? Pb प्लस KOH, K2 PbO2. देखिए Zn प्लस NaOH, Na2ZnO2, Pb प्लस KOH. सो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो एल्कली है उससे स्टार्ट होता है. K2 PbO2 प्लस H2, क्योंकि मेटल है तो H2, मेटल ऑक्साइड है तो वही ऑक्सीजन ऐड होके वाटर फॉर्म कर देगा. सो दिस इज K2 PbO2 प्लस H2O. दिस इज K2 PbO2 प्लस H2O. आई थिंक दिस एंड दिस, इट इज बैलेंस्ड. सो दीज आर फ्यू रिएक्शंस. अगर आपसे बोले कि Pb प्लस NaOH क्या होगा? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली होना चाहिए, NaOH एंड KOH हो सकता है,
यहाँ पे लिखा रहेगा हॉट एंड कॉन्क, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, Pb प्लस NaOH मेटल प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, सो Na2ZnO2 सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर ये लेड ऑक्साइड हो जाए PbO प्लस NaOH, सो अगेन Na2ZnO2, सॉरी Zn क्यों लिख रहा हूँ, Pb है ना, सॉरी Pb Na2 PbO2 प्लस H2O अनबैलेंस्ड। सो आप जिंक एंड लेड के रिएक्शंस ये ऐसे है, फिर हम एल्यूमिनियम के रिएक्शंस देख लेते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स लुक एट रिएक्शंस फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के रिएक्शंस थोड़े से स्पेशल है, आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए मेटल प्लस एल्कली, भैया पानी कैसे आ गया? देखिए ये एल्कली हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है, बट जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना तब बॉइलिंग भी होना चाहिए, इसलिए उसने बॉइलिंग वाटर भी लिया है। यहाँ पे जो वाटर है ना दैट्स बॉइलिंग वाटर। पहले तो हम ऐसा नहीं ले रहे थे। देखिए आपको बोला गया है कि एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के साथ एल्कली का रिएक्शन करना है, तो वाटर क्यों आ रहा है रिएक्टेंट में? सिर्फ जब मेटल के साथ होगा और एल्यूमिनियम के साथ होगा तब। जब जिंक के साथ था तो Zn प्लस KOH वो सिंपली गिवन मी K2ZnO2 प्लस H2, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्ट देगा, राइट, बट यहाँ पे सॉल्ट क्या होगा, अब तक K2ZnO2, अब हो जाएगा NaAlO2, Na2 नहीं NaAlO2। अब ऐसे ही आ सकते हो ना अलो, राइट, प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन दिस इज Al प्लस KOH प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KOH प्लस बॉइलिंग वाटर, सो KaLO2 प्लस H2। मैं मिटा रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, लेट्स सी दिस, इसको अच्छे से देखना। Al प्लस NaOH प्लस H2O, दैट इज हाउ मच, NaAlO2 प्लस H2। भैया हमें ना पसंद नहीं आ रहा है, बहुत हरवरी में बता रहा हूँ, हरवरी में नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल रिएक्शंस है, एक बार ठीक से देख लोगे। KaLO2 प्लस H2। अब याद रखना बैलेंसिंग का ट्रिक, 2 2 2 2 3, हाइड्रोजन अगर लास्ट में लिखोगे, फिर से 2 2 2 2 3। ये दोनों रिएक्शंस फेवरेट है, ये दोनों रिएक्शंस फेवरेट है स्कूल टीचर्स के, आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है। अब Al2O3 प्लस NaOH, अगेन NaAlO2 प्लस वाटर, दिस वन NaAlO2 प्लस वाटर। अब बैलेंस कर लेना। सो इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव सीन एक्शन ऑफ hot concentrated alkali on amphoteric elements. Amphoteric elements are unique elements, react with acid and bases, and it is ZAL, ZAL. एंड इसी के साथ मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करना चाहूँगा। हमने बहुत ही डिटेल में एनालिटिकल केमिस्ट्री को समझा, मैंने बहुत बार रिएक्शंस को आपको समझाया, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाया, ट्रिक्स समझाए, कैसे कलर्स याद रखने हैं वो मैंने समझाया। इस चैप्टर को लेके आप थोड़ा सा भी अच्छे से डील कर लोगे। एंड इस वीडियो के बाद आई होप मैंने बहुत टाइम लेके आपका चैप्टर को आपके मन में बैठा दिया है। इसके बाद आपको बस पेन एंड पेपर लेना है, बार बार लिखना है। अगर आपके घर पे व्हाइट बोर्ड है तो ट्राई करें कि व्हाइट बोर्ड में आप एकदम कि विजिबल हो, बहुत ही बड़े बड़े करके आप चीज़ों को लिखें एंड बार बार इसको प्रैक्टिस करें, समझ के प्रैक्टिस करें, ऐसे घटिया तरीके से ना रटे। बहुत सिंपल चैप्टर है, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, मेनली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। फिर आप इसके बाद ICSE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लेना एंड देन आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाएगा। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।